जब तक रोहित और सनी नीचे आते तब तक एम्बुलेंस जा चुकी थी। होटल के स्टाफ ने रोहित को सब कुछ बताया। तभी रिसेप्शनिस्ट ने रोहित से कहा, सर वो पेशेंट हमारी होटल के गेस्ट थे, मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा। ये नाम सुनकर रोहित को तुरंत याद आया कि मिस्टर किशन मल्होत्रा की फैमिली से मारवा फैमिली की काफी पुरानी जान पहचान थी। मारवा इंडस्ट्रीज के काफी लॉयल क्लाइंट थे मिस्टर मल्होत्रा। रोहित के दादा दादी जब भी दिल्ली जाते तो मिस्टर किशन मल्होत्रा को यहाँ जरूर विजिट करते हैं। सनी ने रोहित से कहा, भैया मुझे लगता है हमें किशन अंकल को मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए। रोहित ने कहा, ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो गाड़ी निकाले। तुम इंटरकॉम से फोन करके आर्यन से कह दो कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। लॉबी की भीड़ हटते ही कामिनी लॉबी के बीचों बीच अकेली बेबस खड़ी थी। कुछ लोग जिन्होंने पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा था वो कामिनी को देखकर हंस रहे थे। कामिनी ने उन सब की ओर गुर्रा कर देखा और जोर से चिल्लाई, What are you laughing for? लाइफ केयर हॉस्पिटल। रोहित और सनी लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे। मिस्टर किशन मल्होत्रा को हॉस्पिटल के स्पेशल फर्स्ट क्लास रूम में रखा गया था। रोहित और सनी जब रूम में पहुंचे तो किशन जी को होश नहीं आया था और उनकी वाइफ उनके बगल में बेहद थकी और टेंस हालत में चेयर पर बैठी हुई थी। रोहित ने उनसे कहा, हेलो अंजलि आंटी, किशन अंकल कैसे हैं? मिसेस मल्होत्रा ने जब रोहित की ओर देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। आंटी ने रोहित से पूछा, माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। रोहित ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, जी आंटी, मैं रोहित मारवा। नाम सुनते ही अंजलि ने तुरंत रोहित को पहचान लिया और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, काफी साल हो गए तुम्हें देखे, पहचान नहीं पाई। रोहित ने किशन जी की ओर देखकर फिर से उनका हाल पूछा। तब अंजलि जी ने बताया, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अब खतरे से बाहर हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये बात सुनकर रोहित ने राहत की सांस ली और अंजलि जी से कहा, आंटी, आप और किशन अंकल मनाली आए थे, हमारी होटल में रुके थे और आपने हमें बताया भी नहीं। अंजलि जी ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, बेटा हमें भी कहाँ मालूम था कि यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। सडन प्लान बना हमारा। अचानक ही आज सुबह उन्हें पता चला कि मनाली में किसी को इनकी बड़ी बहन के बारे में कोई न्यूज मिली है। बस फिर क्या था, इन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालें और हम दोनों यहाँ पहुँच गए। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि इनकी बहन तो शायद 23-24 साल पहले ही गुजर चुकी थी और पीछे उनकी एक छोटी बेटी छोड़ गई थी, पर उस बेटी का भी अब कोई अता पता नहीं है। हम निराश होकर फिर से होटल पहुँचे और इनके साथ ये हादसा हो गया। किशन मल्होत्रा की एक बड़ी बहन थी जो 25 साल पहले किसी लड़के के प्यार में घर छोड़कर भाग चुकी थी। पिछले 25 सालों से मल्होत्रा परिवार उसे ढूंढ रहा था, मगर उसका कोई पता नहीं लगा पाए थे। अंजलि आंटी की बात सुनकर रोहित को एक बात की राहत हुई कि अब किशन अंकल खतरे से बाहर थे। उसने अंजलि आंटी से कहा, आंटी, जब तक अंकल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं आप दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये हॉस्पिटल भी आपकी है और वो होटल भी आपकी है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रोहित की ऐसी बात सुनकर अंजलि आंटी का अकेलापन दूर हो गया। फिर अचानक अंजलि आंटी को उस लड़की की याद आई। उन्होंने रोहित से कहा, रोहित बेटा, आज अगर तुम्हारे अंकल जिंदा हैं तो बस उस लड़की की वजह से। उस लड़की के हाथों में जादू है। अगर उसने वक्त पर अंकल का इलाज वहीं होटल में नहीं किया होता तो आज पता नहीं तुम्हारे अंकल के साथ क्या हो जाता। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। क्या तुम पता कर सकते हो कि वो लड़की कौन थी? जब तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों उससे मिलना चाहते हैं। रोहित ने भरोसा दिलाते हुए कहा, डोंट वरी आंटी, मैं पता लगा लूंगा कि वो लड़की कौन है। आप थोड़ी देर आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये मेरा कार्ड रखिए। इतना याद रखिएगा, फोन मिलाने से पहले घड़ी की ओर मत देखिएगा। बेटा समझकर फोन मिला लीजिएगा। रोहित की बातें सुनकर अंजलि को थोड़ी हिम्मत आई। रोहित और सनी कमरे से निकल गए। सनी ने रोहित से कहा, वहाँ होटल वाले भी उस लड़की की तारीफ कर रहे थे और यहाँ अंजलि आंटी भी। कौन हो सकती है वो लड़की जिसने इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ एक फर्स्ट एड किट से कर दिया? सनी की इस बात पर रोहित ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में दो लोगों की कमी नहीं, एक तो बेवकूफों की और दूसरे जीनियस लोगों की। सनी ने रोहित से पूछा, मगर भैया हम इस जीनियस को ढूंढेंगे कैसे? रोहित ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और होटल के सिक्योरिटी चीफ को फोन लगाया। रोहित ने उससे कहा,
आज लॉबी में शाम को जो हादसा हुआ, मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किसने किया था। रोहित जानना चाहता है कि आखिर किशन अंकल की जान किसने बचाई थी। होटल पैराडाइज पहुंचते ही रोहित ने सिक्योरिटी इंचार्ज को फ्रंट ऑफिस में बुलाया। रोहित ने सनी से कहा, आर्यन काफी देर से स्वीट में अकेला है, तुम जाकर उसे देखो, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूं। सनी को भी उस लड़की की तस्वीर देखनी थी, मगर वो जानता था कि आर्यन काफी देर से अकेला है, उसके पास जाना इस वक्त जरूरी है। सनी के जाते ही सिक्योरिटी चीफ एक लैपटॉप में सीसीटीवी की सारी फुटेज लेकर आया, मगर जैसे ही उसने लैपटॉप सिक्योरिटी सर्वर से कनेक्ट किया, रिसेप्शन से एक स्टाफ मेंबर रोहित को ढूंढता हुआ फ्रंट ऑफिस में आया। उसने रोहित से कहा, सर आपके परिवार से कोई मिलने आया है। हमने उनसे कहा कि आप इस वक्त कमरे में नहीं हैं, मगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। वो आपकी स्वीट में आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वीट में उस वक्त आर्यन अकेला था। परेशान रोहित ने स्टाफ को डांटते हुए कहा, तुमने उन्हें ऊपर जाने क्यों दिया? कौन थे वो? डरे हुए रिसेप्शनिस्ट ने रोहित से कहा, सर वो आपके कजन ब्रदर धीरज मारवा थे। आखिर वो भी तो मारवा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक हैं। हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? रोहित के चेहरे पे अचानक टेंशन साफ दिखाई देने लगा। वो बिना कुछ सोचे लिफ्ट की ओर भागने लगा। उसके पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड्स और कुछ स्टाफ के लोग भी दौड़ रहे थे। रोहित जोरों से लिफ्ट का बटन दबाने लगा। एक बॉडीगार्ड ने रोहित से कहा, सर फिक्र मत कीजिए, हमारे 6 गार्ड्स ऊपर आर्यन की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। तभी रोहित ने बड़ी भारी आवाज में उस गार्ड से कहा, मगर तुम धीरज को नहीं जानते, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। ऊपर रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आर्यन अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके उसके सामने खड़े लोगों की ओर देख रहा था। धीरज के बॉडीगार्ड्स और रोहित के बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को गुस्से से देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कभी भी दोनों ग्रुप के बीच में फाइट शुरू हो सकती थी। धीरज धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगा। धीरज ने एक हाथ से सिगार पकड़ रखी थी। सिगार का धुआं उड़ाते हुए उसने आर्यन से कहा, चलो भाई, तुम्हें लेने आया हूँ आर्यन। चलो दादाजी के पास जाएंगे और अपने किए की सजा पाएंगे। धीरज का चेहरा देखकर आर्यन को बहुत डर लग रहा था। धीरज ने झटके से आर्यन को उठाया और बालकनी की रेलिंग पर से फेंकने लगा। आर्यन के चिल्लाते ही धीरज रुक गया। आर्यन को जमीन पर रख के जोर जोर से हंसने लगा। धीरज के बॉडीगार्ड्स भी हंसने लगे। तभी धीरज फिर से आर्यन की ओर कदम बढ़ाने लगा। आर्यन हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, मगर अपने आप उसके कदम पीछे जाने लगे। तभी सनी आर्यन और धीरज के बीच में आकर खड़ा हो गया। सनी ने धीरज से कहा, धीरज भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह आर्यन को नहीं ले जा सकते। रोहित भैया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। धीरज ने सनी को एक हाथ से आर्यन के सामने से हटाया और कहा, सनी तुम अभी बच्चे हो, कुछ नहीं जानते, मेरे बीच में मत आओ। अरे मुझे तो यहाँ खुद दादाजी ने भेजा है। इस नाजायज को, मेरा मतलब है इस बच्चे को घर लाने का हुक्म दिया है। तुम ही बताओ, दादाजी के ऑर्डर को तो मानना ही पड़ेगा ना। चलो बेटा, दादाजी ने बुलाया है। धीरज अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर आर्यन को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी सनी ने फिर से धीरज को रोक लिया। धीरज भैया प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए। रोहित भैया अभी ऊपर आते ही होंगे, आप पहले उनसे बात कर लीजिए। धीरज को सनी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बड़े गुस्से से सनी की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम रोहित के कजन हो इसलिए तुम्हें उसने साथ रखा है? नो, उसे आर्यन के लिए एक आया चाहिए थी, बस तुम्हें इसलिए अपने साथ रखा है। तुम ही सोचो, जिस आदमी ने किसी नाजायज के लिए पूरी फैमिली को छोड़ दिया, उसने तुम्हें क्यों अपने साथ रखा है? चलो अब हट जाओ मेरे रास्ते से। धीरज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सनी के सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगा था। सनी को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो बाकी काफी चीजों में बहुत होशियार था। फैमिली में सबसे ज्यादा हमेशा रोहित ने ही सनी को सपोर्ट किया था और इसीलिए वो रोहित के साथ रहना पसंद करता था। और अब तो ये न सिर्फ उसके भतीजे की सेफ्टी का सवाल था, बल्कि उसके गेमिंग गुरु की भी सेफ्टी का सवाल था। सनी ने आर्यन को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरज से कहा, भैया चाहे कुछ भी हो जाए, आप आर्यन को नहीं ले जा सकते बस। इस बात पर धीरज को गुस्सा आ गया। उसने अपने शर्ट की स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए सनी से कहा, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं।
सनी ने बचपन में धीरज के हाथों बहुत मार खाई थी। धीरज कराटे में ब्लैक बेल्ट था। सनी को पता था कि वो चाहकर भी धीरज का मुकाबला नहीं कर सकता था। सनी के पास आकर धीरज ने उससे कहा, लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, शायद बचपन की बातें अब तुम्हें याद नहीं। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, काफी बातें तुम भी भूल चुके हो धीरज। तुम्हारा बेवजह बच्चों को परेशान करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। रोहित ने धीरज के बॉडीगार्ड को धक्का मारकर अपने लिए रास्ता बनाया। रोहित धीरज के बिल्कुल सामने आकर बोला, कोई मेरे ही घर में मेरे बनाए हुए रूल्स तोड़े, ये मुझे आज भी पसंद नहीं। रोहित को देखकर धीरज ने अचानक ही अपना मूड और बात बदलते हुए कहा, अरे रोहित, तुम आ गए, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। धीरज को पता था कि कराटे में रोहित उसका भी सीनियर था, इसलिए रोहित से किसी भी तरह का मुकाबला करना फिजूल था। धीरज दोनों हाथ फैलाकर रोहित के गले मिल गया। रोहित बस यूं ही खड़ा रहा। धीरज ने ये नोटिस किया कि रोहित को अच्छा नहीं लगा है। वो हंसते हुए कहने लगा, अरे भाई, तुम तो बुरा मान गए। तुम थे नहीं तो मैंने सोचा सनी के साथ वही पुरानी मस्ती की जाए। रोहित ने धीरज की बात काटते हुए कहा, क्यों आए हो धीरज? धीरज लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर सिगार बुझाते हुए बोला, दादाजी ने बुलाया है तुम्हें। वो चाहते हैं कि तुम इस आर्यन के साथ वापस घर चलो और हम सब बैठकर फैसला ले लेते हैं कि आर्यन की सजा क्या होनी चाहिए। रोहित ने धीरज को आंखें दिखाते हुए पूछा, What do you mean by सजा? उसे किस बात की सजा मिलनी चाहिए? धीरज अचानक खड़ा हो गया और दोनों हाथ हवा में फैलाकर रोहित से कहने लगा, किस बात की सजा? ये तुम पूछ रहे हो? तुम जानते नहीं इस नाजायज बच्चे को किस बात की सजा मिलनी चाहिए? ये एक पागल और बदतमीज लड़का है, इस बात की सजा मिलनी चाहिए इसे। क्या बिगाड़ा था हमारी दादी ने इसका? कितना अच्छे से रखती थी इसे। किसी बात के लिए इसकी जिद को उन्होंने नहीं माना तो इसने उन्हें सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया। दादी के सिर पे इतनी गहरी चोट आई कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच आज भी लड़ रही हैं। और तुम पूछ रहे हो किस बात की सजा मिलनी चाहिए इस नाजायज को? रोहित ने धीरज को वार्न करते हुए कहा, आवाज नीचे रखो। मैंने तुम लोगों से 1000 बार कहा है कि दादी माँ का एक्सीडेंट आर्यन की वजह से नहीं हुआ है, उसका कोई कसूर नहीं। अब धीरज भी अपनी आवाज चढ़ाकर बोला, अगर कसूर इस पागल का नहीं है तो और किसका है? लोगों ने अपनी आंखों से देखा है इसे और दादी माँ को ऊपर बहस करते हुए, और फिर किसी बात पर इस पागल को गुस्सा आ गया और उसने दादी माँ को धक्का दे दिया। हम भी कैसे मान लें कि सब जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं और तुम ही एक सच्चे हो जो इस साइको को इनोसेंट कह रहे हो। देखो रोहित, मारवा इंडस्ट्रीज को खड़ा करने में सिर्फ तुम्हारी फैमिली का हाथ नहीं है, मेरी फैमिली का भी उतना ही हाथ है और ये तुम जानते हो। और तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज पागल के नाम करना चाहते हो। फैमिली में कोई नहीं चाहता कि मारवा इंडस्ट्रीज का होने वाला वारिस एक सन की पागल हो, खास करके वो पागल जिसकी वजह से हमारी दादी आज हॉस्पिटल में इस हालत में पड़ी हैं। रोहित ने अपनी उंगलियों से अपना माथा दबाया और धीरज से कहा, मैं ढूंढ रहा हूँ डॉक्टर अमृता को, बस किसी तरह उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाए। रोहित की इस बात पर फिर से धीरज ने अपनी आवाज चढ़ा ली, ढूंढो उसे। इतने महीनों से हम भी ढूंढ रहे हैं डॉक्टर अमृता को, मगर इतना आसान नहीं है उनकी अपॉइंटमेंट मिलना, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इरिटेट होकर रोहित ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर अमृता को खींच कर ले आऊंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। अपने बॉडीगार्ड्स के सामने अपनी इंसल्ट होते देख धीरज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। धीरज ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए और रोहित के बिल्कुल पास आकर बड़ी शांति से कहा, क्यों इस पागल के लिए अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने में तुले हो? आर्यन के लिए तुम्हारे पागलपन की वजह से पूरी की पूरी मारवा फैमिली दुखी है आज, और उसका जिम्मेदार सिर्फ ही आर्यन है। कौन ये? हमें तो ये भी नहीं पता इसकी माँ कौन है। इस मेंटली सिक बच्चे की माँ का कोई पता नहीं, उसे तो मारवा खानदान का वारिस बनाना चाहते हो। देखो रोहित, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी बात मानो। तुम अभी जवान हो, हैंडसम हो, लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए मरती हैं।
किसी से भी शादी कर लो, बच्चे पैदा करो और फिर उनमें से किसी भी एक को बना देना खानदान का वारिस। धीरज ने इस बात से सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। रोहित ने धीरज का कॉलर पकड़ के जोर से कहा, शट अप! अगर आगे एक भी लफ्ज निकाला है तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आर्यन मेरा इकलौता बेटा है। रोहित की आवाज सारे प्रेसिडेंशियल स्वीट में गूंजने लगी। दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देखते रहे। थोड़ी देर की शांति के बाद धीरज ने अपने कदम पीछे लिए। अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए धीमी आवाज में रोहित से कहा, फैमिली मेंबर्स तुम्हारे इस डिसीजन से बहुत नाराज हैं। अगले हफ्ते मैं एक फैमिली मीटिंग रखने वाला हूँ। तुम्हारे पास तब तक का टाइम है। प्रूव कर दो कि दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आर्यन का कोई हाथ नहीं, और अगर ये तुम नहीं कर पाए तो दादाजी आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल कर देंगे। ये कहकर धीरज स्वीट से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड्स भी कमरे से बाहर निकल गए। धीरज के जाने के बाद रोहित की नजर आर्यन पर पड़ी। आर्यन काफी डर गया था। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि धीरज की बातों से उसे अपने आप पर नफरत होने लगी थी। बिना कुछ बोले चुपचाप धीरे धीरे अपने बेडरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। रोहित की दादी आर्यन को बहुत प्यार करती थी। आर्यन भी उनसे काफी घुल मिल गया था। आर्यन की बचपन से कोई माँ नहीं थी। माँ की ममता क्या होती है उसे अपनी परदादी से ही पता चला था। दादी को पता था कि आर्यन लोगों से बात करने में हिचकिचाता है, न कभी किसी से कुछ मांगता, न कोई जिद करता। मगर आर्यन के मन की इच्छा दादी उसकी आंखों में पढ़ लेती। आर्यन को बिना मांगे दादी ने बहुत कुछ दिया था। उस दिन जब दादी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तब आर्यन उनके साथ ही था। मगर रोहित को इस बात का यकीन था कि दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे आर्यन का हाथ नहीं हो सकता। मारवा खानदान में कई लोग रोहित के पोजीशन से चलते थे। दादाजी ने जो पावर रोहित को दिए थे वो पावर धीरज और परिवार के दूसरे कई लोगों को चाहिए था। दादाजी ने रोहित को बिजनेस इसलिए नहीं सौंपा था कि रोहित उनका पोता था, बल्कि उन्हें पता था कि रोहित में वो सारी काबिलियत है जो किसी बिजनेस ग्रुप के हेड में होनी चाहिए। ये बात परिवार के कई लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि रोहित उम्र में उनसे काफी छोटा था। रोहित जानता था कि अगर वो बिजनेस हेड की पोजीशन छोड़ देगा तो वो लोग आर्यन को परेशान करना बंद कर देंगे। मगर वो ये भी जानता था कि बिजनेस अगर उनके हाथ में चला गया तो वो कंपनी और कंपनी के वर्कर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके पास एक हफ्ते का टाइम था ये प्रूव करने के लिए कि आर्यन बेकसूर है, और ये तभी हो सकता था जब डॉक्टर अमृता उसकी दादी का इलाज करें। वरना एक बात तो तय थी कि पैसे और पावर की लड़ाई में मासूम आर्यन की बलि चढ़ा दी जाएगी। आज की बात से रोहित काफी डिस्टर्ब हो गया था। वैसे तो रोहित शराब को हाथ नहीं लगाता था, मगर आज उसका मन इतना उदास था कि उसने ग्लास में थोड़ी सी वाइन डाल दी और पीना शुरू कर दिया। रोहित को ऐसी हालत में देखकर सनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए वो रोहित को हारते हुए नहीं देख सकता था। उसने रोहित को आज अकेला छोड़ देना ही बेहतर समझा और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर सनी ने अपना मूड फ्रेश करने के लिए सोचा क्यों ना थोड़ी देर गेम खेली जाए। उसे पता था कि आज उसका भतीजा और गेमिंग में उसका गुरु ऑनलाइन नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद आर्यन बहुत हर्ट हो चुका था। मगर जैसे ही सनी ने गेम में लॉगिन किया उसने देखा कि स्वीट एंजल ऑनलाइन है। उसे ये देखकर खुशी हुई और उसने स्वीट एंजल के इनबॉक्स में मैसेज कर दिया, मैंने सोचा नहीं था कि आज तुम गेम में लॉगिन करोगे। रिया ये मैसेज देखकर समझ गई कि आर्यन के साथ कुछ गलत हुआ था। तभी सनी ने आगे टाइप किया, आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे भैया बहुत दुखी हैं, मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। भैया बहुत जल्द ही डॉक्टर अमृता को ढूंढ लेंगे और ये साबित कर लेंगे कि तुम इनोसेंट हो। रिया ये सब सुनकर शॉक हो गई। रिया ने सनी से लगभग वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली जो कुछ आर्यन के साथ उस कमरे में हुआ था। रिया को अपने भाई पर बहुत दया आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेचारे आर्यन के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पहले तो उसकी ट्यूशन टीचर ने उसे इतना परेशान किया और अब ये सब। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि वो कितनी लकी थी। आज तक रिया के साथ ना तो किसी ने ऐसा बर्ताव किया था, ना ही किसी ने उसे इस तरह ह्यूमिलिएट किया था। अगर उसके भाई को बचाने का रास्ता डॉक्टर अमृता से होकर निकलता है
तो उसे अभी जाकर सबको सब कुछ बता देना चाहिए कि उसकी मम्मा अनिका ही डॉक्टर अमृता है। रिया ने बेडरूम में झांक कर देखा। अनिका लैपटॉप में बड़े टेंशन में कुछ काम कर रही थी। रिया को अमृता की वो बात याद आई। उसने कहा था कि वो रोहित की दादी का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि बड़े खानदानों के कई राज होते हैं और हमें ऐसी बातों से दूर ही रहना चाहिए। अनिका ने बहुत पहले रिया को कसम भी दे रखी थी कि वो किसी से कभी नहीं कहेगी कि उसकी माँ ही डॉक्टर अमृता है। मगर रिया को अपने भाई को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना था। उसने जल्दी ही गेम से एग्जिट ले ली और अपने फोन से आर्यन को मैसेज करने लगी। रिया ने आर्यन को मैसेज पर लिखा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। ये मैसेज पढ़ के आर्यन सोच में पड़ गया। उसने रिया को मैसेज में लिखा, क्या है वो सीक्रेट? रिया ने आर्यन को बताया, सनी चाचू ने कहा कि डैड डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम जानते हो डॉक्टर अमृता कौन है? मैसेज देखकर आर्यन एक सेकंड सोच में पड़ गया। अभी वो कुछ सोचे या रिएक्ट करे उससे पहले उसने रिया का दूसरा मैसेज पढ़ा, डॉक्टर अमृता और कोई नहीं बल्कि मेरी मम्मा है। ये मैसेज पढ़ते ही आर्यन को वो बात याद आई जब लिफ्ट में ऊपर आते वक्त होटल लॉबी में एक मेडिकल इमरजेंसी आई थी और अनिका ने आर्यन से कहा था कि तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसे यकीन हो गया कि तभी ही अनिका उस आदमी का इलाज करने रुकी थी। आर्यन के उदास चेहरे पर अचानक स्माइल आ गई। उसे अपनी मॉम के लिए प्राउड फील होने लगा। तभी आर्यन का मोबाइल फिर से बजा। इस बार रिया ने उसे एक वॉइस नोट भेजा था। वॉइस नोट में रिया ने कहा, मम्मा कह रही थी डैड एक बहुत पावरफुल आदमी है और उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो उनकी दादी माँ का इलाज करेंगी तो वो लोग कहीं न कहीं फैमिली डिस्प्यूट में मम्मा को भी घसीट लेंगे, जो उनके और मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आर्यन ने रिया को मैसेज टाइप करके पूछा, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? यही सवाल रिया के मन में भी चल रहा था। वो अपनी स्वीट की बालकनी में आई और आसपास देखकर सोचने लगी, वो ऐसा क्या कर सकती है कि उसकी मम्मा जाकर डैड की दादी का इलाज करें। तभी आर्यन ने रिया के फोन पर मैसेज भेजा, मेरे पास एक आइडिया है। आर्यन ने आगे जो मैसेज भेजा वो पढ़कर रिया सरप्राइज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लो कॉन्फिडेंस लड़के को वो कुछ दिन पहले मिले थी वो अचानक इतना तेज कैसे हो गया था। रिया आर्यन के साथ चैट करते हुए जोर से बोल पड़ी, दैट्स लाइक माय ब्रदर। ये बोलते ही रिया को रियलाइज हुआ कि वो बहुत लाउड थी और शायद उसकी आवाज अनिका ने सुन ली हो। रिया ने फिर से धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर झांक कर देखा। अमृता अभी भी लैपटॉप स्क्रीन में ध्यान से कुछ देख रही थी। रिया ने चैन की सांस ली और आर्यन से फिर से चैट करने लगी। अभी दरअसल अंदर अनिका राजलक्ष्मी की मदद से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रही थी। अनिका नहीं चाहती थी कि रोहित को इस बात का पता चले। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड